राज्य की उच्च शिक्षा से, हमारे छात्र कल्याण से, विश्वविद्यालय से, सामान्य शिक्षा से जुड़े हुए उन पर विषय रखना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन जो हमारी 2025 नीति है, उसमें कहा गया है, उसमें प्रावधान शामिल किया गया है कि उस शिक्षा का जो पूरा ढांचा है उसमें कुलपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर हम उद्योगपति और नौकरशाहों को नियुक्ति देने का प्रावधान रख रहे हैं। ये प्रावधान हमारे शिक्षाविदों और शिक्षकों की भूमिका को नकारने जैसा है। इसमें मैं मानता हूं कि ये लाभ कमाने का विश्वविद्यालय में एक उद्देश्य है। जो हम अगर ब्यूरोक्रेट को बिठा रहे हैं, उद्योगपति को बिठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षाविदों की जो गुणवत्ता है, ये शिक्षकों का जो पूरे विश्व में हमारे भारतीय शिक्षकों का जो भाव है, जो उनका नाम है, जो वर्षों से भारतीय शिक्षक इस देश में शिक्षा के नाम पर जिन्होंने नाम कमाया है, उनकी कमी करने जैसा और उनको नकारने जैसा है। मैं क्योंकि शिक्षा एक समृद्धि सूची का विषय भी है, इसलिए इसको निश्चित रूप से जिस तरीके से रुकटा ने और एबीआरएम जैसे जो एबीआरएस जैसे संगठन ने इसका विरोध किया है, इस नीति को लेकर के हम सब लोगों को कठोरता से इस बात को रखना चाहिए कि ये लागू नहीं हो और इसमें जो गुरु शिष्य की परंपरा भी है वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि कोई ब्यूरोक्रेट आएगा तो निश्चित रूप से, या कोई भी उद्योगपति आएगा तो उस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए वो सक्षम नहीं है। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो प्रतिभावान जो हमारी बालिकाएं हैं, उनको जो स्कूटी वितरण की योजना है वो एक अव्यवस्था के रूप में बदली हुई है। ये दैनिक समाचार का एक खबर भी है कि 385 करोड़ का कबाड़ा जो स्कूटियों को लेकर के हो गया और 185 करोड़ की 29,000 स्कूटी कबाड़ हो रही है और 200 करोड़ का कबाड़ा करने की तैयारी है। ये प्रदेश की इस व्यवस्था को दिखाता है कि किस तरीके से जो अच्छी शिक्षा के लिए, आवागमन के लिए हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को जो सुविधा प्रदान करना सरकार चाहती है, और वो स्कूटियाँ उनको तब मिल रही है जब उनका सेशन पूरा हो रहा है। तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि उनको समय पर मिले। और उसमें जो विसंगति है, क्योंकि ये विसंगति बहुत बड़ी विसंगति है, उनको जो स्कूटियाँ, जो मैंने एक प्रश्न संख्या 8171 के माध्यम से स्कूटी वितरण की समय सीमा को लेकर के प्रश्न पूछा था, उसमें उत्तर में कहा गया कि यथासंभव परिणाम घोषित होने के 3 माह के भीतर स्कूटी वितरण की कार्रवाई पूरी की जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि छात्राओं को समय पर स्कूटी नहीं मिल पा रही है, और जिसकी वजह से जो उनका मूल उद्देश्य है, जो वास्तव में उनको आवागमन के लिए महाविद्यालय में स्कूटी उपलब्ध कराई जाती है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इसको सही समय पर किया जाए। क्योंकि न्याय का तकाजा ये है कि देरी से मिला न्याय भी अन्याय के समान है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे। और जो योजना में बड़ी विसंगति ओबीसी की छात्राओं के लिए हो रही है, मैं इसका ध्यान आकर्षित आपका करना चाह रहा हूँ। सामान्य वर्ग को 4162 स्कूटी वितरित की जाती हैं। अनुसूचित जो जाति की छात्राएं हैं उनको 2461 स्कूटी वितरित की जाती हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग की जो छात्राएं हैं उनको 1477 स्कूटी वितरित की जाती हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की जो छात्राएं उनको 1848, अनुसूचित जनजाति की 14,778 और घुमंतु जाति की छात्राओं को 1577 स्कूटी। इसमें ओबीसी जैसे बड़े समुदाय की कोई पृथक से व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ओबीसी वर्ग की छात्राओं के साथ पूर्ण रूप से अन्याय है। उनके लिए भी जो सरकार ये योजना लेकर के आए और उनको अलग से इस शिक्षा में जो समान अधिकार की बात हम करते हैं, उनको भी इस बात की प्राथमिकता दी जाए कि उनको अलग से स्कूटी मिले। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे जो शोधार्थी हैं, जो नेट सेट उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, उनको 20,000 मासिक शोध छात्रवृत्ति देने की योजना शुरू की थी और एक बजट भी अलॉट किया था। लेकिन हकीकत में इस योजना का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस योजना को शुरू करें और जो लाभ हमारे शोधार्थियों को मिल सकता है उसका लाभ दें। दूसरा, विश्वविद्यालय में जो शिक्षकों का, क्योंकि आज बच्चे हैं लेकिन क्लास नहीं लगती और कक्षाएं नहीं लगने के अभाव में हमारी गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो हमको नहीं मिल पा रही है। उसका उदाहरण हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी 50 शिक्षक ऐसे हैं जो प्रोफेसर पद पर पदोन्नति उनकी ड्यू है, जो 30 शिक्षक एसोसिएट प्रोफेसर पर उनकी पदोन्नति के योग्य हैं, लेकिन वो भी अभी ड्यू है। 230 शिक्षक सिलेक्शन ड्यू है
और इसके अलावा 98 शिक्षक सीनियर सिलेक्शन ड्यू है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इनकी पदोन्नति सही समय पर करें। और एक बड़ा उदाहरण नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में देखने को मिला, जहां पर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में जिनमें 23 पदों में से 19 पदों में, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के पद है, उसमें आपने एनएफएस कर दिया, नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया। क्या ये जो नेट सेट पीएचडी जो योग्यताधारी हैं, अगर ये साक्षात्कार में भी अयोग्य हो रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आरक्षण से छेड़छाड़ करी जा रही है। तो इस पर भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आरक्षण के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है। उनको नॉट फाउंड सुटेबल करके जो सरकार ने या जो विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार का कदम उठाया है वो निंदाजनक है। मैं अध्यक्ष महोदय विद्या संबल योजना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। विद्या संबल योजना हमारे जो शिक्षक हैं वो एक 90 कालांश जो वर्ष भर में जो हमारा शैक्षणिक सत्र है उसके लिए होती है, लेकिन वर्तमान में जो सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली है उसकी वजह से वो पूरा नहीं कर पा रहे और फरवरी के बाद में छात्रों की पढ़ाई पूरी प्रभावित हो रही है। उसमें भी आप सब लोग इस बात को प्राथमिकता से ले कि उनको पूरा जो शैक्षणिक जो सत्र है उसके लिए नियुक्त किया जाए। दूसरा, जो एक मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि हमने 2700 विद्या संबल के तहत शिक्षक नियुक्त किए हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए गए, जबकि मैं सच्चाई ये माननीय मुख्यमंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2700 ऐसे शिक्षक हैं, जबकि 1-2 जिलों के अलावा पूरे राजस्थान में लगभग 350 महाविद्यालय जिनमें विद्या संबल योजना में एक भी शिक्षक अभी नियुक्त नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को कोई पर्ची पकड़ा दी और उन्होंने पढ़ दी, जो कि गलत है, गलत तथ्य उन्होंने पेश करे। अभी ऐसा एक भी शिक्षक यहाँ पर नहीं है, इसका भी मैं बात आपके सामने कहना चाहूँगा। और जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय आज जो हमारे छात्र हैं, जो कोचिंग के नाम पर जो कोचिंग संस्थाएं हैं, जो विद्यार्थी तनाव में रहते हैं, कोई नियम नहीं है, कोई नियामक आयोग नहीं है कि किस प्रकार से कोचिंग कराई जाए, कितने घंटे वो पढ़ सकते हैं, और मनमानी मोटी फीस उनसे वसूली जा रही है। इस ओर भी हमको एक मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है और उनको एक अच्छा वातावरण मिले। कैसे उनको अच्छा वातावरण मिले, कैसे कोचिंग कौन से एनवायरनमेंट में जहाँ पानी और बेहतर हवा हो। आज के मैंने अखबार का मैं भी आपको जिक्र कर रहा हूँ कि वहाँ पर विद्यार्थियों का एकाग्रता से मन लग सके, वो अच्छी पढ़ाई कर सके, उस बात पर भी एनवायरनमेंट अच्छा हो, उस बात पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बेहद ज़रूरी है। और कैसे उनका तनाव कम हो, क्योंकि 28 अगस्त 2023 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और उसने दिशा निर्देश जारी किए कि मानसिक स्थिति को एसेस करने का उपचार किया जा सके, परंतु 15 महीने का कालखंड हो गया। अभी वो जो योजना जो वो थी, सलाहकार समितियों की एक कमेटी थी, उससे अगर जो भी मनोसलाहकार या काउंसलर नियुक्त करने की बात थी, अभी तक कुछ नहीं किया गया। इस ओर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। आत्महत्याओं के प्रकरण बढ़ रहे हैं। हम राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी एक छात्रा ने आत्महत्या करी, कोटा में कोचिंग में किस प्रकार से आत्महत्या की घटनाएं हैं, जोधपुर की घटनाएं हैं। तो इस पर भी और कोचिंग पर कोई नियामक कानून बने कि कैसे वो फीस किस कीमत में फीस वसूली जा सके। वो भी छात्रों के साथ निश्चित रूप से हमें छात्र छात्राओं के साथ अन्याय को समझना है कि किस प्रकार के नियम लागू किए जाएं। मैं पिछली सरकार के जो बजट घोषणा पूर्ववर्ती थी उसमें बिंदु संख्या 27(1) में उस शिक्षा में शैक्षणिक सुधार और ओरिएंटेशन के लिए जयपुर में राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित करने की घोषणा थी, लेकिन 19 सितंबर 23 को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई। अभी तक उस परियोजना पर कोई प्रगति नहीं है। इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं जो राजस्थान में स्कूली शिक्षा में मैं आपको मेरा प्रश्न संख्या मैंने 1528 के तहत जो शिक्षकों की रिक्त पदों पर मैंने प्रश्न लगाया था, बड़े चिंताजनक है कि आज वरिष्ठ अध्यापक और स्कूली व्याख्याता के केवल 4,331 पदों पर भर्ती निकाली है, जो कुल रिक्त पदों का 5% है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बाड़मेर का भी मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आज के अखबार में बाड़मेर में जिस प्रकार से छात्रों ने पदों को बढ़ाने का आंदोलन किया है, पूरे प्रदेश का नौजवान चाहता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो, उसके साथ अत्याचार नहीं हो, और ये वरिष्ठ अध्यापक और जो हमारे स्कूल व्याख्याता के पद
हैं उनको बढ़ाए जाएं, नहीं तो युवाओं को निश्चित रूप से सड़कों पर आना पड़ेगा। और छात्र संघ चुनाव की भी मैं बात करना चाहूँगा। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, मुझे तो इस सदन में बोलने का जो अवसर मिल रहा है, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकल करके आया हूँ और तमाम ऐसे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं जो विश्वविद्यालय की राजनीति से निकल करके आए हैं। आप छात्र संघ के चुनाव शुरू कराइए। छात्र अधिकारों की जो बात है, उनके लिए लड़ने का, जो छात्रों को जो आंदोलन करने का अगर कोई सही जगह है तो छात्र राजनीति है। अगर छात्र संघ के चुनाव होंगे, छात्र संघ के पदाधिकारी रहेंगे तो छात्रों के साथ न्याय संभव होगा, उनकी मांगों पर बात होगी। अन्यथा जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव को बंद करके उनको दबाने की साजिश है, वो बिल्कुल गलत है। प्रदेश में पुनः छात्र संघ के चुनाव शुरू करे जाए, ये हमारी सबकी मांग है। मैं जो स्कूली शिक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूं, 6 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और स्थिति यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के 250 से अधिक पद अभी तक रिक्त हैं। जो महत्वपूर्ण जो परीक्षा होगी उसकी मॉनिटरिंग कैसी होगी, इसकी चिंता भी हमको करनी है। जो पदोन्नति प्राप्त 267 अधिकारी 1 साल से अभी तक एपीओ चल रहे हैं, जबकि 30 दिन से ज़्यादा हम एपीओ नहीं रख सकते। तो ऐसे एपीओ रख करके हम क्या करना चाह रहे हैं? डीपीसी में चयनित 4242 प्रधानाचार्य और 15000 से अधिक व्याख्याता, अभी जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं उनमें चयनित शिक्षक लंबे इंतजार के लिए पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। क्या हम हमारे जो अंग्रेजी माध्यम का जो उनकी समीक्षा के नाम पर उनको बंद करना चाहते हैं? ये अन्याय होगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि गरीब विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़े। ये सरकार इस नाते समीक्षा के नाम पर उन विद्यालयों को बंद करना चाहती है, जो कि गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। और जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय शुरू करे गए हैं, निश्चित रूप से वो शुरू रहने चाहिए और उनके पदों को बढ़ना चाहिए, ये भी मैं मांग करूंगा। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो हमारे जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं स्कूलों में, उनको जो निःशुल्क यूनिफॉर्म मिलने वाली थी, वो जो इस शैक्षणिक सत्र में वितरित नहीं की गई, वो बड़ी चिंताजनक है, शर्मनाक है। कि कैसे बेहद चिंताजनक स्थिति है कि सर्दी जैसे मौसम में उनको यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रही है और सरकार यूनिफॉर्म नहीं मिलने का कोई कारण स्पष्ट करे कि क्यों नहीं मिल पा रही है। बच्चों के साथ अन्याय है, समयबद्ध ढंग से उनको लागू किया जाए। और क्योंकि ये छात्रों के साथ जिस प्रकार का अन्याय सरकार करना चाह रही है, स्कूलों को बंद करके उनको यूनिफॉर्म नहीं दे करके, तो मैं चाहता हूं कि आप उनको यूनिफॉर्म दें। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा, वहाँ की और आसपास की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपके समक्ष कहना चाहूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के खेजरौली और मनोरपुर में सह शिक्षा के नए महाविद्यालय खोले जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर रहती है। वहाँ कोई अभी सह शिक्षा का महाविद्यालय नहीं है। राणावास में जो हमारा राजकीय महाविद्यालय है, उसमें विज्ञान का संकाय खोला जाए। बहुत बड़े विद्यार्थियों की बहुत बड़ी मांग यहाँ पर है। हमारे 2 एडीजे कोर्ट हमारे उपखंड पर संचालित है और पूरे जिले में एक भी राजकीय विधि महाविद्यालय नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि शाहपुरा में विधि महाविद्यालय की सौगात दी जाए, जिससे हमारे क्षेत्र की छात्रों को और हमारी जनता को लाभ मिल सके। विशेष रूप से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि राजस्थान के महान ब्रह्मलीन संत श्री 1008 श्री नारायण दास जी महाराज ने, जिन्होंने 1977 में चिमनपुरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराई, इस महाविद्यालय की स्थापना में आसपास के क्षेत्रों के लोगों का सहयोग भी था। इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान, कॉमर्स के संकाय के साथ साथ कृषि संकाय भी खोला जाए। एक समय था जब प्रदेश में विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आते थे और आज इसकी स्थिति बड़ी दूभर है, उसको भी ठीक किया जाए। कृषि संकाय जो एक समय में पूरे देश भर से विद्यार्थी वहाँ आते थे, वहाँ पर आज उस समय वहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था भी थी, लेकिन दुर्भाग्य से 25 वर्षों से सरकार का ध्यान इस महाविद्यालय के कृषि संकाय पर नहीं है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कृषि संकाय में जो आवंटित 100 बीघा जमीन है, उसमें एक अलग से पृथक कृषि संकाय का एक अलग से विद्यालय खोला जाए और नारायण दास जी के स्मृति में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाए। बात करें। एक मिनट मानिए, इसे जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के संगठन महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाए। दूसरी तरफ चिमनपुरा में कृषि संकाय के फार्म हाउस में कृषि अनुसंधान और कृषि विज्ञान केंद्र जैसी सुविधाएं स्थापित की जाए, ताकि आसपास के लोगों को लाभ मिल सके। महोदय, मैं संत नारायण दास जी का उदाहरण आपको देना चाहूंगा, जिन्होंने राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करी, और अगर उनके द्वारा चिमनपुरा में स्थापित इन संस्थाओं को नहीं संभाला जाएगा तो ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैं मेरे क्षेत्र के मानिए एक मिनट
मैं राजकीय विद्यालय प्राथमिक विद्यालय सुनारो वाली खेजरोली कुमाऊं की ढाणी राडावास ढाणी रेडान पीपलोड ढाणी कुडालिया की खोरी ब्रतरी मोड़ बिलांदपुर को उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रोन्नत किए जाने और महोदय मेरे क्षेत्र के आज माननीय बोलने सभापति वाले महोदय, सदस्य बहुत है। मुझे माननीय सदस्य आज